everyone, this is Akanksha. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपना पढ़ाई कंटिन्यू बहुत अच्छे तरीके से कर रखा होगा. तो जैसा कि हम लोग हर बारी ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन का, लगभग 20 क्वेश्चन का सप्ताह में एक बार करते हैं, केमिस्ट्री का वो भी. तो आप लोग थोड़ा एक्साइटेड तो होंगे कि आज भी हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, वो भी जो आप पढ़ चुके होंगे, जो मैंने ऑफलाइन क्लास में करवाया है जो चैप्टर, उसी चैप्टर से है. तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. जो लोग पढ़े हुए हो, जो नहीं पढ़े हुए हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं. तो भी आप लोग देखोगे ये वीडियो लास्ट तक कि आपको कुछ तो समझ में आए. नहीं पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्टिव ही करे, जिससे हम लोगों को याद हो एंड एग्जाम में बेस्ट कर सके. प्रैक्टिस क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत होता है कोई भी एग्जाम के लिए. तो आज भी हम लोग करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव 20 एंड आप बताओगे लास्ट में कि आपका 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ एंड सारे का जवाब कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में आना चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का. बस आप लोग स्टार्ट हो जाओ और कॉपी पेन निकाल कर बैठना कि कोई भी क्वेश्चन में हम लोगों को दिक्कत आए तो वो हम नोट डाउन कर लें. ये अच्छी आदत होती है. आप नोट डाउन करोगे तो एग्जाम टाइम आप वही बस क्वेश्चन देख कर जाओगे, तो आप मतलब एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा. आप कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्जाम टाइम. ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आप लाइव चैट में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, टूना पत्थर और खड़ी और संगमरमर किसका विविध रूप है? जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए लाइव चैट में. आप बताओ. इसमें ऑप्शन है खाने का सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, CaCO3. एक और चीज, इसमें जितना भी यूज किया गया है कंपाउंड, सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए. सारे का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए. खाने का सोडा का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है. मैं बार बार क्लास में भी मैंने बताया है कि कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब के बारे में आप पढ़े तो हो, लेकिन इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए. और ये किस प्रोसेस से बनता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए. बताओ इसका जल्दी से आंसर. तो इसका हमको लग रहा है कि आंसर चूना पत्थर वगैरह ये सारे में कॉमन क्या है, ये सब में से कुछ नहीं. कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का सूत्र होता है ना, तो ये सारा इसी से बना होता है. तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी. जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे थे उनका सही है. तो ये हमारा रहा करेक्ट आंसर इसका. ये है जठर रस का पीएच मान. इसमें पूछ रहा है कि जठर रस का पीएच मान है क्या. तो आप बायो पढ़े होगे, तो उसमें आपको पता होगा कि अमाशय से रिलीज होता है. अमाशय में होता है ये जठर रस. और ये कौन से प्रकृति का होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए. तो कौन से प्रकृति का होता है? आपको पता है कि ये अम्लीय प्रकृति का होता है. चलो ये मैंने बता दिया, तो अब तो बता सकते हो कि इसका पीएच मान क्या होगा. तो बिना कोई देरी, बिना मतलब कुछ सोचे समझे आप लगा सकते हो ये टिक कि ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, क्योंकि पीएच मान जिसका कम, मतलब वो पदार्थ अम्लीय होने वाला है. मतलब ये अम्लीय है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है. अगर किसी को नहीं पता था तो वो लिख लो. इसका पीएच मान तो सबसे कम वैल्यू पीएच का कौन है? 1.2. सारी क्या है? 7 और 7 से ज्यादा है, मतलब क्षार दिखा रहा है. तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर. चलो अब ये जल्दी से बताओ, और अपना दिमाग खोल के रखना, मतलब बंद करके नहीं कि सारा कुछ देख नहीं रहे, बस एक दो क्वेश्चन मतलब बस पढ़ रहे आंसर दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. जब आप दिमाग खोल के रखोगे, सारा कंसेप्ट आपको पता होगा, तो सारे का आंसर आप सही ढंग से दे पाओगे. देखो इसमें क्या बोल रहा है, और चिटिंग करके मत आंसर बताना, गूगल सर्च या फिर कोई बुक से देख रहे हो, नहीं. अपना आप यहाँ टेस्ट दो. सप्ताह में एक ही बार तो देना है, वो भी 20 क्वेश्चन का, वो भी थोड़ी देर, 20 से 30 मिनट हम लोगों को यहाँ देना है. उतना नहीं दे सकते एक सब्जेक्ट पे, ऑफ कोर्स दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, वही चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं जिसका हम लोगों को एग्जाम देना है. ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी मार्क्स अच्छा आना चाहिए.
सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है? फर्स्ट, मेथिल ऑरेंज, यहाँ एक इंडिकेटर है, संश्लेषित इंडिकेटर, संश्लेषित सूचक मतलब मैनमेड सूचक, प्राकृतिक सूचक नहीं है। ये सोडियम कार्बोनेट जो है ये कौन से प्रकृति का है ये पता होना चाहिए, तब तो बताएंगे कि मेथिल ऑरेंज, जैसे ही मेथिल ऑरेंज के घोल में इसका घोल डाले तो मिलाएं तो क्या कौन से कलर में चेंज हो गया। तो पता है हमको कि मेथिल ऑरेंज का कलर चेंज हो जाता है जब ये क्षार होता है, तो इसका कलर कौन से में चेंज हो जाता है, एंड एसिड होता है, अम्लीय होता है, तो अम्ल में ये अपना कौन सा कलर देता है, वो लिस्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, पता है हमको कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हमने पढ़ा था कि ये जो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तभी तो ये एसिड से रिएक्शन करके लवण बनाता है, एसिड को, अम्ल को उदासीन करता है, मतलब ये क्षारीय प्रकृति का है। क्षारीय प्रकृति का है मतलब ये मेथिल ऑरेंज के कलर को पीला करेगा। अगर ये होता एसिडिक नेचर का, मतलब अम्लीय नेचर का होता, तो ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता, लाल कलर में। यहाँ कौन सा कलर देगा, येलो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है, तो कंसेप्ट याद है, सारा क्वेश्चन हम बना सकते हैं। यही होता है ना, सारे सब्जेक्ट में यही होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का, चीनी का, और भी बहुत संगमरमर ये सब का, फ्लेक्ट लाइम का, क्विक लाइम का, बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना, ये सब का आपको सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र आप बताओ। तो चीनी पता है कैसे बनता है, ग्लूकोज के दो सूत्र को C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है, ये दोनों आपस में मिलाकर इससे पानी को माइनस कर देते हैं, H2O माइनस कर देते हैं, तब हमारा आ जाता है चीनी का सूत्र। तो अब बताओ कि चीनी का सूत्र होने वाला क्या है, जिसको नहीं पता था कि चीनी का सूत्र है क्या, तो वो तो आप बता सकते हैं ना। ये देखो कैसे, 6 12, 12 12 24, 24 में से 2 हाइड्रोजन को माइनस भी करना है, 6 6 12, 12 में से 1 हाइड्रोजन माइनस करना है, हमारा बन गया चीनी का सूत्र। इस तरीके से चीनी का सूत्र बनता है, चीनी बनता है। ठीक है, 2 ग्लूकोज को मिक्स करके पानी का एक सूत्र, पानी का सूत्र निकाल देते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ये C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी। सारा तो दिख रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन है, सारा इजी पीजी इसी तरीके से क्वेश्चन रहता है। आपको अभी कुछ इजी लगेगा, कुछ थोड़ा हार्ड लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ दिया, क्योंकि कंसेप्ट की वजह से आपको उसमें कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, या हो सकता है कि आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो कभी कभी ये भी ध्यान रखना होता है कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से देख सकते हैं। तो वो सब कैसे होगा, डेवलप प्रैक्टिस करते करते। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ये ऑप्शन नंबर सी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अपने सब्जेक्ट में बेस्ट कर पाओगे। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कहाँ पे, जैसे ही विद्युत अपघटन का बात आया, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम लोगों को ध्यान में आ जाना चाहिए। क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, वही जो एक में जार लेते थे, बर्तन लेते थे, जिसमें 2 रॉड डालते थे, डिप करते थे, एक होता था 2 इलेक्ट्रोड डिप करते थे, एक होता था एनोड, दूसरा होता था कैथोड। एनोड होता था पॉजिटिव चार्ज, आप ऐसे याद कर सकते हो एनोड और कैथोड को, पहले ए आता है मतलब पॉजिटिव चार्ज, फिर उसके बाद सी आता है मतलब नेगेटिव चार्ज। और ये भी पता है हम लोगों को कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, आपस में जोड़ता है, मतलब अपने तरफ खींचता है। तो एनोड जो रॉड होगा ये अपने तरफ कौन से आवेश को खींचेगा, ऑपोजिट चार्ज, मतलब इसका उल्टा चार्ज। तो ये है पॉजिटिव चार्ज का, तो अपने तरफ आकर्षित किसको करेगा, नेगेटिव चार्ज को, है ना। ऐसा ही होता है, ऑपोजिट चीज, मतलब ऑपोजिट चीज को हम लोग
हम लोग भी पसंद करते हैं अपोजिट नेचर वाले को, सेम नेचर वाले अक्सर इंसान पसंद नहीं आते हैं। तो ये देखो, ये क्या पूछ रहा है, एनोड है, होता है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मुक्त होगा, तो ऑफकोर्स कहाँ पे मुक्त होगा, एनोड पर, है ना। तो देखो हम लोगों को पता है कि विद्युत अपघटन का बात किया मतलब वो 2 रॉड और एक जार, दिमाग में फिगर बनने लगा। इलेक्ट्रॉन बोला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से सीधे हम समझे क्या, नेगेटिव चार्ज। और पता है हमको 2 कंसेप्ट की, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैथोड मतलब नेगेटिव, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो हम बता सके इसका आंसर, है ना। अब ये देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग में ही हम पढ़ रहे होते हैं। चलो ये क्या बोल रहा है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, संचारण, क्षार, क्षारक या इनमें से कोई नहीं। घुलनशील भस्म, इसका मैंने डिफिनीशन बताया भी था, स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे होते हैं। क्या, जब अम्ल को पानी में मिक्स करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और क्या बोलते हैं, एक हो जाता है डाइल्यूट एसिड, है ना, ऐसे कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड CONC से डिनोट करते हैं, CONC डॉट, DIL डॉट, सांद्र और क्या बोलते हैं, देख लेना, ठीक है, सांद्र अम्ल, ऐसे ही करके बोलते हैं ना। वैसे ही क्षार को जब पानी में डालते हैं तो उसको, भस्म को जब पानी में डालते हैं तो क्या बोलते हैं, संचारण बिल्कुल नहीं होने वाला, क्षार ऑप्शन सही है, क्षारक नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। ये बताओ, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर बताओ, इसमें बोल क्या रहा है, मे भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आए, मैं बता देती हूँ इसमें क्या बोल रहा है। सोडियम क्लोराइड, एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिखे होंगे, यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मतलब हम लोग समझ गए कि ब्राइन सॉल्यूशन लिया है। ब्राइन सॉल्यूशन मैंने बताया था किसको बोलते हैं, कि NaCl प्लस H2O, दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन, है ना, मतलब नमक में पानी घोल दो उसी को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। उससे विद्युत धारा जब पास कर रहे हैं तो याद करो कि ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, उसमें हम विद्युत धारा पास कर रहे हैं, मतलब वही 2 रॉड होगा, ठीक है, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, उसमें डिप किया हुआ, वहां इलेक्ट्रिसिटी बैटरी लगा होगा, वहां से करंट पास हो रहा होगा, तो बनाता है क्या, हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत पास करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, याद करो NaCl के बाद जो सोडा हम लोग पढ़े थे, कॉस्टिक सोडा, वो किस मेथड से बन रहा था, वो याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। यही था ना, यही प्रोसेस था ना कि NaCl के सॉल्यूशन में, विलयन में विद्युत धारा पास करते थे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि सूत्र होता है कॉस्टिक सोडा का, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इंग्लिश में बोलो तो ऐसे, हिंदी में बोलो तो क्लोरोक्षार प्रोसेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका है डी करेक्ट आंसर। आप सबको सारा कुछ समझ में आ ही रहा होगा, क्वेश्चन बस किस तरीके से समझना है मैं वो बता रही हूँ, तो आप लोग को बोरिंग भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन पे मैं कुछ नया बता रही हूँ जिससे कि आपको प्रॉफिट हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी को आता है तो वो भी ये देख सकते हैं, फास्ट स्पीड में करके देख लो, लाइव जब खत्म हो जाए तब देख लो, है ना। अब ये देखो, ये कौन नहीं बता सकता है, सारे का आंसर आना चाहिए इसका। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, ये सब तो अब हम लोग पूरा रट लिए हैं, सबसे पहले यही चीज देख रहे होते हैं, नींबू का, दही का, टमाटर में कौन सा एसिड होता है, इमली में कौन सा एसिड होता है, और ये दही का याद ना हो क्यों नहीं हो, अभी ऐसे भी समर सीजन चल रहा है और इसमें तो दही कर्ड तो हम लोग यूज करते ही है सुबह टाइम, है ना।
चलो बताओ इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सारे का ऑप्शन सही आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। गुड, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था, टाइम क्यों पास करना इस पे। और एक और बात, जब भी आप क्वेश्चन बनाओ ना तो ये सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ये भी आप एक बार रिकॉल कर लो। कहाँ होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑफ कोर्स टोमेटो में। सिट्रिक अम्ल कहाँ होता है, नींबू के रस में ना, याद आया। गुड, इसी तरीके से आप क्वेश्चन भी बनाओ तो एक बार जब भी आप क्वेश्चन बैंक से या कहीं से भी क्वेश्चन बना रहे हो तो एक बार ध्यान दे दो सारे एसिड को, सारे को देख लो कि आप एक क्वेश्चन बना रहे हो 10 क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल रहा है। इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान है, चलो बताओ, ये भी याद होना चाहिए आपको। ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ये सारा अम्ल जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य स्रोत का क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। ये आप अगर याद नहीं है तो आप जल्दी से बुक का लिस्ट वो पलट लो, या नोट में कहीं लिस्ट आपने लिखा है तो वो जाके देख लो और याद कर लो। तो इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ये सारा इजी पीजी क्वेश्चन था, है ना। बस आपको ध्यान में है सारा कंसेप्ट और कुछ लिस्ट याद है। ऑफ कोर्स ये 2 लिस्ट तो याद कर ही लेना, एक सोर्स वाला जिसमें मुख्य स्रोत दिया है और कौन सा एसिड पाया जाता है वो, और दूसरा इंडिकेटर वाला कि कौन सा सूचक अम्ल में कौन सा कलर देता है और क्षार में कौन सा कलर देता है और नॉर्मल में क्या रहता है, उसका कलर क्या रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हो जब और ये दोनों लिस्ट नहीं पता हो फिर पढ़ने से क्या फायदा। चलो अब ये बताओ, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, कॉस्टिक सोडा के बाद हम लोग यही बेकिंग सोडा पढ़े थे। अब ठीक है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपने पढ़ा होगा खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश पता होना चाहिए। तो खाने वाला सोडा मतलब बेक, बेक मतलब होता है बेक, जब भी बेकिंग बेक ये सब आए मतलब खाने का ध्यान आ जाता है ना, बेक्ड बिस्किट, तो ये सब आप ध्यान में रखो कि बेकिंग बोलते हैं मतलब खाने वाला सोडा। यहाँ बेकिंग सोडा का बात किया तो ये सब में छोटा छोटा इंग्लिश में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारा प्रैक्टिस करते करते आपको पता हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, चलो बताओ, मैंने बताया भी था क्लास में भी कि आपको रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम, जनरल नाम क्या है उसका, उस पदार्थ का, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। गुण और उपयोग के साथ साथ और विधि, बनाते कैसे है उस विधि का नाम क्या है उसके साथ साथ बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। तो इसमें देखो ऑप्शन, यहाँ थोड़ा सा दिमाग आपका इधर उधर भी जा सकता है, अरे यहाँ NaHCO3 है, Na2HCO3 है, तो कौन सा होने वाला है। अगर रट के गए होगे तो भूल जाओगे, समझ के गए होगे तो नहीं, कम चांस होता है गलत करने का। कैसे, अब ध्यान दो, हाँ होता है, हाइड्रोजन भी होता है, कार्बोनेट आयन भी होता है और सोडियम भी होता है। तो जब भी HCO3 आता है मतलब यहाँ होने वाला है इसका वैलेंसी 1, सोडियम का वैलेंसी होता है 1, तो 1 और 1 दोनों, इसका भी वैलेंसी 1 मतलब संयोजकता 1 और इसका भी संयोजकता 1, तो क्या बनने वाला है NaHCO3। 2 लगने का तो कोई सवाल नहीं है, तो Na2CO3 तो होगा नहीं, ये तो फिर धोने वाला सोडा में चला जाएगा, इसमें बस कुछ वाटर ऐड कर देना है। तो ऑप्शन नंबर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। सारे का करेक्ट आंसर आ ही रहा है ना, बस 1-2 बच्चा कुछ गलत कर रहा है, अगर गलत कर रहे हैं तो वो समझ ले, इसके नाम में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, या फिर खाने वाला सोडा बोलो या बेकिंग सोडा बोलो। हाइड्रोजन ऐड होना मतलब खाने वाला सोडा, हाइड्रोजन का चला जाना मतलब धोने वाला सोडा, जिसका हम लोग यूज खाने में नहीं कर सकते, कपड़ा धोने में किया जाता है। अब ये बताओ, ये जैसे ही आप क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पे देखे, आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए वो वाला रिएक्शन। हार में ज्यादा केमिकल गुण हम लोग नहीं पढ़े थे, याद आया कुछ। एसिड में उसका रासायनिक गुण, अम्ल का रासायनिक गुण तो कुछ कुछ था, उसमें बहुत सारे रिएक्शन भी देखे थे, लेकिन क्षार में
कुछ नहीं था, क्षार जो है कमी चीज से रिएक्ट कर पा रहा था, कमी मेटल से। NaOH एक क्षार है जो कि जडन धातु से अभिक्रिया करता है, तो सीधे आपको वो रिएक्शन ध्यान में आ जाना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट और कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, मैंने क्लास में भी बताया था कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ देता है। अभी आगे देखोगे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ दिया गया है कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बताओ। चलो इसका बताओ, कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये सारा कुछ गैस रिलीज नहीं होता, ठीक है। N2 आएगा कहाँ से? O2 होगा नहीं, CO2 नहीं होता है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। गुड। आप एक बारी इसका रिएक्शन भी लिख के देखोगे कि जब ये आपस में अभिक्रिया करता है तो इसका रिएक्शन कैसे लिखाता है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोले तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है उसका, ठीक है। लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लो। सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? अब सार्वत्रिक सूचक बोलते किसको है ये आपको पहले पता होना चाहिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पीएच स्केल जो होता है यही होता है ना यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि दुनिया में जितना भी पदार्थ है उसमें ये पीएच स्केल कुछ ना कुछ कलर, बहुत सारे कलर होते हैं और ये कुछ ना कुछ कलर उसमें देता ही है। असल में इंडिकेटर जो होता है लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फेनॉल फिथालिन, वो सारे में अलग अलग कलर नहीं देता है, कुछ में देता है कुछ में नहीं दे पाता है। लेकिन ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है जितना भी पदार्थ है सारे में कुछ ना कुछ कलर ये दे रहा होता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक सूचक बोला जाता है। तो शुद्ध जल मतलब उदासीन प्रकृति का। अब उदासीन प्रकृति है तो इसमें कलर लाल, नीला, बैंगनी, हरा, कौन सा कलर देगा? ऑफ कोर्स बीच में हरा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, हरा चीज बेटर होता है ना। हम लोग ये समझते हैं हरा चीज है मतलब पॉल्यूशन नहीं है, हरा से मतलब पॉल्यूशन नहीं, पॉल्यूशन नहीं से मतलब कुछ उदासीन होगा, ना अम्लीय ना क्षारीय, तभी तो उदासीन चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं और उसको अच्छा समझते हैं, तो हरा, ठीक है। ये सब कलर कोई नहीं, तो ऐसे आप ध्यान में कर सकते हो, याद रख सकते हो, ऐसे आप किसी तरीके से अपने कोई भी ट्रिक से ध्यान में रखो, ठीक है। और कुछ कुछ कलर ध्यान में रख लेना कि बेकिंग सोडा या धोने वाला सोडा, वो सब में पीएच स्केल कौन कलर देता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो सब आप देख लो एक बारी। अब ये बताओ, ये भी इजी है, पूछ रहा है इसमें कौन सा धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। मैंने जब आपने लिखा होगा रासायनिक गुण पढ़ा होगा, रासायनिक गुण, अम्ल का रासायनिक गुण और क्षार का रासायनिक गुण के बारे में, तब आप ये देख रहे होंगे कि कोई एक ही मेटल था जो क्षार से अभिक्रिया करके कोई कंपाउंड बना रहा था, है ना, और भी बहुत सारे मेटल नहीं अभिक्रिया कर पा रहे थे क्षार से। एक ही दो रिएक्शन तो पढ़े थे क्षार में, रासायनिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण में। तो बताओ कौन सा धातु है जो अम्ल और क्षार? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि जडन जो था सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बना रहा था, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी होने वाला है करेक्ट आंसर, ठीक है। जिंक जो होता है वो अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकता है और क्षार से भी अभिक्रिया करता है। अब ये बताओ, सारा इजी क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि मैम को आता है इसलिए मैम बोल रही है इजी, ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 टू आप सेकंड चैप्टर पढ़े हो अच्छे से, कंसेप्ट सारा आपको ध्यान में है, तो आप सारे का आंसर दे सकते हो बिना कोई कंफ्यूजन के। कंसेप्ट बस आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ है मधुमक्खी का डंक, तो आपको पता तो ये पहले होना चाहिए कि मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है या क्षार होता है। जब ये पता है तो उसका उपचार किस तरीके से कर सकते हैं वो भी पता हो जाएगा, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि मधुमक्खी के डंक में होता है अम्ल। कौन सा अम्ल होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? तो घर में होता है बेकिंग सोडा, इसके सॉल्यूशन को हम उस पर लगा देंगे जो कि होता है क्षारीय प्रकृति का,
जिसका सूत्र होता है, अभी जस्ट हम लोग देखें, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। और इसका विलयन आप यूज कर सकते हो जहाँ पे भी डंक लगा हुआ है मधुमक्खी का वहां पे, तो उससे आप इसका उपचार कर सकते हो। यही पूछ रहा है ना, पदार्थ से उपचार करना लाभदायक है, तो बेकिंग सोडा से। सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ये बताओ, ये भी इजी है। अपच का उपचार करने के लिए किस दुर्बल क्षारक, यहाँ तो लिख ही दिया, किस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। तो जब आप एंटाइसीड देखोगे जो आप लेते हो, ठीक है, एंटाइसीड जब भी अपच हो जाए तो बोला जाता है ना कि ये ले लो, उसमें देखोगे उसके कॉम्पोजिशन में कौन सा एसिड रहता है। मैंने बताया था कि ये होता जो है, इसका यूज किया जाता है एंटाइसीड के रूप में। ये सारे का यूज नहीं करते, ये सब होता है हार्ड एसिड, बोले तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये सारा। ये सब का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। यही सारा मैंने बताया भी था कि हर एंटाइसीड का जो कंपोजिशन आप देखोगे वो बना किससे होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ऑप्शन नंबर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो ये बताओ, ये हमको लग रहा है कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही इसका डिस्कशन किया था, जब बता रहे थे कि H2 गैस रिलीज होता है कोई रिएक्शन से, तो वो कैसे पता चलता है, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं लैब में। और CO2 जब रिलीज होता है, CO2 गैस निकल रहा होता है, तो उसको कैसे पता कर सकते हैं। चलो बताओ ये कि चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर जल का रंग कैसा हो जाता है। तो जब चूना जल तो ठीक है हो गया, जब उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे, उससे हम पास करेंगे, सॉरी प्रोड्यूस नहीं,